चुनौतियों से जो मेरा रूबरू होने का सिलसिला है वो तब शुरू हो गया था जब मैंने छठी क्लास पास की थी। मेरे पिताजी का सरकारी नौकरी से रिटायरमेंट होना और साथ में ही ये पता चलना कि उनको पार्किंसन की जो डिज़ीज़ है वो उसके पेशेंट हैं। यहाँ पेंशन में जो आपको पैसा आ रहा है वो घर के लिए कम पड़ता था और पढ़ाई के साथ साथ 8वीं 9वीं कक्षा में आते आते मैंने जो छोटे बच्चे हुआ करते हैं 3री 4थी 5वीं के, उनकी ट्यूशन का काम शुरू किया ताकि मैं घर का खर्च चलाने में अपने माता पिता का मैं सहयोगी बन सकूं। जब मैं 10वीं कक्षा की परीक्षा दे रहा था तभी से जो कमाई की चिंता होती है, क्योंकि उस समय ये महत्वपूर्ण सवाल नहीं होता कि आप पढ़ाई को आगे कैसे लेकर जाएंगे, बल्कि सवाल ये होता है कि आप घर में योगदान कैसे देंगे, पैसा कहाँ से आएगा। तो मेरे किसी रिश्तेदार ने बताया कि टीवी रिपेयरिंग का कोर्स एक सहयोगी बन सकता है, तो मैंने वो भी किया। मैंने घर की जो रद्दी होती है उसको घर के मोहल्ले में जो रद्दी बेचने वाला आता है वहाँ बेचने की बजाय अगर जो शहर का रद्दी मार्केट है, घंटाघर जिसको बोलते हैं, वहाँ जाकर बेचने से प्रति किलो अगर 2 रुपये मुझे ज़्यादा मिलते थे तो मैं अगर 10-20 किलो में मुझे 40 रुपये का फ़ायदा भी नज़र आता था तो मैं ये करने की कोशिश करता था, क्योंकि वो जो 40 रुपये होते थे वो मुझे रद्दी मार्केट से कुछ किताबें ख़रीदने में काम आ जाते थे। मैं जब 3री या 4थी क्लास में था तब से किताबें पढ़ने का जो रोग मैं कहूँगा, वो रोग कहें कीड़ा कहें, वो मेरे अंदर आ चुका था। ये वो उम्र थी जब मेरे साथी शाम के समय स्कूल के पास वाला जो ग्राउंड था, जो हमारे घर के भी काफ़ी नज़दीक था, वहाँ पर वो क्रिकेट खेला करते थे, या जिसको हम मारदड़ी या गांव के दूसरे जो खेल होते हैं, डीडवाना में हम रहा करते थे उस समय। लेकिन मैं वहाँ की सिटी लाइब्रेरी में जाकर और शाम को मैं वहाँ उनकी हेल्प भी करता था, मैं उनका हेल्पर भी था, और उसके बदले में वो मुझे हर बार एक एक्स्ट्रा बुक घर पे ले जाने के लिए दिया करते थे। और ये जो चस्का है इसने मुझे आगे बहुत सहायता की। किताबें, ये केवल कहावत नहीं थी कि किताबें सबसे अच्छी दोस्त हुआ करती हैं। मैं जो अपने आसपास की परेशानी, तकलीफ़ें, दुख, चुनौतियाँ, उन सब के जवाब मैं किताबों में ढूंढा करता था। मनोबल रसातल में जाना क्या होता है ये मैंने तब जाना जब साल भर की मेहनत के बाद में इंजीनियरिंग की जो प्रवेश परीक्षा होती है, जिसको हम प्री इंजीनियरिंग टेस्ट बोलते हैं, उसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। और ये वो साल था जब मैंने घर की जो सारी जमा पूंजी है वो मेरे इस एक सपने के ऊपर लगा दी थी अपने मम्मी पापा के कहने पे। और तब एक भाव था कि हम एक व्यक्ति के रूप में कुछ भी करने लायक नहीं है, मतलब सबसे ज़्यादा नकारा जो होते हैं उसका भाव था। और यहाँ पर थिएटर ने मुझे बदला। कोई संयोग था कि उन दिनों राजस्थान संगीत नाटक अकादमी का समर कैंप लग रहा था। जाने माने डायरेक्टर विष्णु दत्त जोशी जी ने मुझे सेलेक्ट किया। मैंने उनके सामने ऑडिशन दिया और पहला ही नाटक जो विजय तेंदुलकर का सफ़र नाटक था उसमें मुझे सेंट्रल रोल मिला। वो नाटक कामयाब हुआ और यहाँ से बदलाव की कहानी शुरू होती है। जिम कैरी की एक मूवी है यस मैन, और उस मूवी का जो थीम है वो मुझे अपनी ज़िंदगी के कुछ जो बड़े रोमांचक मोड़ थे, जो निर्णायक मोड़ थे, उनसे मिलता जुलता नज़र आता है। हम उस फिल्म में देखा करते हैं कि जो नायक है वो अपनी ज़िंदगी में नए नए अनुभव क्यों ले लेता है, क्योंकि जब उसके सामने एक अचानक अजीब सी स्थिति आती है, जब वो तय नहीं कर पाता है कि करना क्या है, तब वो कहता है यस मैं करूँगा। उसने एक नियम बना रखा होता है। मेरे साथ भी लगभग ऐसी ही कुछ चीज़ें होनी शुरू हुई। 1985 या 86 के आसपास जब मुझे मेरे एक रिश्तेदार ने कहा कि आप टीवी रिपेयरिंग का कोर्स करेंगे, मैंने कहा यस मैं करूँगा। जोधपुर के प्रसिद्ध होम्योपैथ डॉक्टर महेंद्र पर्टवा ने एक दिन मुझे बुला के कहा मैं दिखाने गया था उनको किसी मामले में होम्योपैथी की दवा लेने। मुझे बोलते तुम करते क्या हो? मैंने कहा मैं कॉलेज में पढ़ता हूँ। बोलते मेरे अखबार के लिए लिखोगे? मैंने कहा यस मैं लिखूँगा। वहाँ से पत्रकारिता शुरू हुई। 97 में भास्कर आया। मुझे पता नहीं था कि रिपोर्टर वास्तव में करता क्या है। 4 साल भास्कर में काम करने के बाद 2001 में एक बार मेरे पास में फ़ोन आता है और फ़ोन की दूसरी तरफ विपुल मुदगल जो उस समय हिंदुस्तान टाइम्स के जय राजस्थान के ब्यूरो चीफ थे, वो मुझे बोलते कि
Gentlemen, we need a correspondent for our Western Rajasthan Bureau. Are you interested? मैंने कहा यस। तो इसके बाद में भी 2005 में डेविड निस्बेट, जो कि एडिनबर्ग में BBC से अपनी नौकरी छोड़कर और केन एनर्जी PLC के ग्लोबल हेड थे कम्युनिकेशन के, वो उनसे मेरी बातचीत कभी कभी खबरों के लिए हुआ करती थी। और 2005 में जोधपुर एयरपोर्ट पर मैं उनको विदाई दे रहा था, तो निकलते निकलते मुझे बोलते कि वुड यू माइंड इफ़ आई इनवाइट यू टू जॉइन केन। मैंने कहा यस। और ये बात अलग है कि हर बार यस कहने के बाद में मैंने कई दिन बिना नींद लिए काटे हैं, ये सोचते हुए कि ये काम होगा कैसे। सफलता तब अच्छी लगती है जब आप जो काम कर रहे हैं वो आपकी रुचि से जुड़ा हुआ हो। और कई बार मुझे ये भी लगता है कि अगर हम जो काम हो रहा है उसमें अपनी रुचि जोड़ लें, क्योंकि जैसा मैंने आपको कहा कि मैंने यस पहले कह दिया और बाद में मैंने सोचा कि ये काम मैं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, लेकिन जब एक बार वो काम हाथ में आ गया तब मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अपना 100% उसमें देने की कोशिश की, बिना ये सोचे कि वापस मुझे कब मिलेगा, कितना मिलेगा। लेकिन मेरे सामने ये था कि अगर मैं 100% नहीं दे रहा हूँ तो मैं वो काम नहीं करूँगा। IIM अहमदाबाद में हमारी कंपनी की तरफ से एक ट्रेनिंग थी जिसमें हमें भेजा गया था, और वहाँ पहली बार ये रियलाइज़ हमें करवाया गया कि ज़िंदगी के अंदर अगर आप केवल नौकरी की बात सोचेंगे, केवल उन चीज़ों के बारे में सोचेंगे जो आपको पैसा कमा के दे रही है, तब शायद आपको उस फुलफिलमेंट का एहसास नहीं होगा। तो आप वो चीज़ों की तरफ जाएं जो आपके दिल के करीब हैं। ये मेरी पहली पुस्तक का कवर है, द रॉयल ब्लू, जो राजमाता कृष्णा कुमारी की लाइफ पर आधारित एक उपन्यास है। 10 साल का जो बेटा, उस समय उसकी जो आयु थी, मैं उसको पढ़कर सुनाता था कि इसको रोचक और कैसे बनाएं। उसका फीडबैक सबसे पहला मेरा रीडर वो हुआ करता था। और ये ही सफलता का, शायद अगर वो अमेज़न 100 बेस्ट सेलर की लिस्ट में बाद में आ पाई, तो मुझे लगता है राज ये था कि मैंने लिखते समय उस पुस्तक को एक 8-10 साल के बच्चे की कसौटी पर कसा। इसके कवर पे आप देखेंगे चौथा धंधा लिखा हुआ है, उससे आप अंदाज़ लगा सकते हैं कि ये एक सटायर है। चौथा खंभा यानी कि मीडिया को चौथा धंधा कहा गया है, और मीडिया के काले पक्ष को उजागर करती हुई कहानियों का संकलन इसमें है।